Good evening to all, dear respected future nursing officer. इस बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लास्ट सेशंस की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस अपना चला हुआ था कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो कितनी पॉपुलेशंस पे काम करते के हिसाब से है। तो ये सब कहानी मैंने आपका जिक्र किया। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एमपीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, वीएचजी की कहानी क्या होती है, टीबीए की कहानी क्या होती है, कितनी पॉपुलेशन पे प्रपोज किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन पे लगाया जाता है, या कितने महीने की ट्रेनिंग होती है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो आपका या तो क्वेश्चन पूछा जाता है आशा से पूछा जाता है। यस, आशा की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आंगनवाड़ी वर्कर का कितनी पॉपुलेशन पे होती है। तो आपने कहना सर 1000 पॉपुलेशन पे होती है। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, तो बेटा आपने कहना कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। एक सीधा सा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि सर आईसीडीएस का दिल किसे कहा जाता है, आईसीडीएस का हार्ट किसे बोला जाता है, हार्ट ऑफ आईसीडीएस। तो हार्ट ऑफ आईसीडीएस की कहानी में आपने कहना सर कौन होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है। बात समझ में आई। अब इसी के बाद मैंने आपसे कल ये भी कहानी बताई थी कि सर आशा कौन बन सकती है। तो आपने कहना सर आशा को लॉन्च किया जाता है, किसके अंडर में आती है आशा, एनआरएचएम के अंडर में आती है। एनआरएचएम कब लॉन्च किया गया था बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना सर एनआरएचएम आया था 2005, नॉट 2004। कब आया था बेटा, 2005 में। उसके बाद में एनआरएचएम को किसके अंडर में लिया है, एनएचएम। पहले एनआरएचएम के अंडर में जब तक कहानी चलती थी जब तक बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ही एनआरएचएम को एनएचएम में कन्वर्ट किया नाम ही बेकार हो गया। एनएचएम देखो छोटा नाम, काम भी छोटा है, नहीं है। एनआरएचएम के अंडर में बढ़िया पेमेंट मिलता था, लेकिन जब से एनएचएम आया जब से पेमेंट भी क्या हो गया, कम हो गया। देखो नाम बड़ा है ज्यादा पेमेंट है, नाम छोटा है कम पेमेंट है। अब यदि आपसे कैसे एक आशा किसका काम करती है, तो बेटा एक आशा इंटरफेस का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है। ब्रिज का मतलब पुल का काम करती है किस किस के बीच में बेटा जी, यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के बीच के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ने का काम करती है। एक आशा ब्रिज का काम करते किस किस के बीच बेटा, एएनएम और विलेज के बीच में। देखो एएनएम कितना खुश नसीब है, उसके डाउन में भी कोई काम करता है। 18 महीने की कोर्स कंप्लीट किया, एएनएम बन गए, उनके डाउन में कौन काम करती है, आशा। एएनएम के डाउन में कौन आती है, और हमारे तो कोई वार्ड बॉय भी नहीं सुनता है। यस, तो देखिए बेटा एएनएम के डाउन में कौन आती है बेटा, यहाँ पे आशा आती है, और किल्स का काम करते हैं एएनएम के साथ में कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने का काम करती है। कितनी पॉपुलेशन को, 1000 पॉपुलेशन पे बेटा। ये कलर कोडिंग अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट का। राजस्थान में ब्लू होता है, आपके यूपी में कौन से कलर होता है एएनएम का, एएनएम कौन से कलर की सूट पहनती है या कौन सी साड़ी पहनती है। अगर मैं एएनएम के स्किन के कलर की बात नहीं कर रहा, ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं। एएनएम कौन से कलर की, यस जल्दी बताइए। एएनएम हरियाणा स्टेट में तो पिंक कलर की पहनती है। अब आपके यूपी में कौन सी पहनती है, व्हाइट। कैजुअली आती है साहब, है नहीं। आई थिंक जहां तक मुझे पता है या तो व्हाइट पहनती है जिसमें व्हाइट स्पॉट होते होंगे, या ऑरेंज पहनती होगी, है ना। दो में से एक होगा, कोई बात नहीं, जो भी है वो कंफर्म कर लेना आप। अब आ जाइए बेटा पे नेक्स्ट चलते हैं। द मेन फोर्स ऑफ प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसे प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मेन फोर्स किस पे होता है। ए ऑप्शन कहता है सर अर्ली डायग्नोसिस पे, बी ऑप्शन कहता है सर अर्ली ट्रीटमेंट पे, सी ऑप्शन कहता है इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन पे, डी ऑप्शन कहता है सर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे। ए बी सी डी, यस। बेटा यदि थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू की वजह से यदि क्लास आपके रुक जाती है, पेशेंस लिया करो, क्योंकि कनेक्टिविटी मेरे हाथ में नहीं है। बाहर वेदर थोड़ा सा खराब है, मौसम खराब हो रखा है। यस, तूफान चला हुआ है, तब भी मैं इतने बड़े तूफान में भी आपकी क्लास लेने में लगा हुआ हूं, है नहीं है। इतना बारिश चला हुआ, तूफान चला हुआ, निकलने की जगह नहीं है, फिर भी मैं निकल के आपकी क्लास लेने आ गया। यस, नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए।
आ जाए बेटा, ए ऑप्शन कहता है यहाँ पे सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपका आंसर जाना चाहिए सर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या आता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की कहानी यहाँ पे बताई जाती है। क्या आती है बेटा यहाँ पे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। कोई बात नहीं है, आपको भी दिक्कत हो सकती है, मुझे भी दिक्कत हो सकती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आंसर कैसे आया, यस। तो बेटा जी आपको जाना पड़ेगा एक छोटा सा फेज पे, उसे कहते हैं लेवल ऑफ, क्या कहते हैं इसे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बिल्कुल साहब, आ जाइए बेटा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन यदि आज आपने समझ लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आज के बाद जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको मेरे साथ ये बोलना है कि सर लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन होते हैं कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। कितने होते हैं, सबसे पहले होता है नंबर 1 होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अब बोलो भाई जिंदा हो। सेकंड कौन सा है फिर, प्राइमरी। मैं बताऊंगा तब बताना कौन सा है बेटा, शाबाश। थर्ड कौन सा होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। कौन सा होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है, टर्सरी प्रिवेंशन होता है। वाओ, वेरी नाइस। सबसे पहले बेटा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन वह लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसमें इंडिविजुअल एजुकेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन का मतलब है अकेले इंसान को समझाया जाता है, कम्युनिटी के साथ नहीं समझाया जाता है। या मैं आपसे ये कहूंगा सर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन वह होता है जिसमें मास एजुकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है, मास एजुकेशन, यस। या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन वो होता है जिसमें बेटा जी यहाँ पे इनहिबिट किया जाता है, इनहिबिट दी इमरजेंसीज, इनहिबिट दी इमरजेंसीज रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर जैसे कि सच एज, कौन कौन सी हो सकती है, इनहिबिट दी इमरजेंसी रिस्क फैक्टर सच एज, कौन कौन सी, जैसे इन्वायरमेंटल हो सकती है। कैसे हो सकती है बेटा, इन्वायरमेंटल हो सकती है, सोशल हो सकती है। कौन सी हो सकती है, सोशल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है। या मैं आपसे कहूंगा सर डिस्करेज हार्मफुल लाइफ स्टाइल। क्या होता है इसमें, डिस्करेज, डिस्करेज हार्मफुल, डिस्करेज हार्मफुल लाइफ स्टाइल, डिस्करेज हार्मफुल लाइफ स्टाइल, अडॉप्टिंग एज, adapting age from childhood to, adapting age from childhood to adulthood, childhood to adulthood। ये यदि आपने 4 बातें याद रख ली तो आपने कहना है सर नेक्स्ट अपन एक बात और कह सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए। जब किसी इंडिविजुअल इंसान को समझाने के नाम आएगा तो इंडिविजुअल इंसान को समझाने का जब नाम आएगा, जब किसी को मास एजुकेशन दिया जाएगा, जब किसी को क्या किया जाएगा बेटा, हार्मफुल लाइफ स्टाइल से छुड़वाया जाएगा। एक खेल हमने भी खेला था, एक खेल आज के बच्चे भी खेलते हैं। वो खेल हमने भी खेला था, वो समय कितना अच्छा था जिसमें हमारे बिगड़ने का कोई चांस नहीं था। वो हवाएं शाम को चलती थी, पॉलीथीन में धागा बांधा था, उस हवा वो पॉलीथीन को उड़ाए घूमते थे। वाह क्या नजारा था। छत पे चढ़ जाते थे, छत पे चढ़ के पॉलीथीन में धागा बांध के आराम से वहीं पे पतंग बना लेते थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब मैच बॉक्स को फाड़ के गुड्डे से गुड्डे मिलाना खेले थे। वो दिन भी क्या दिन थे, भगवान के फोटो लेके आते थे 1 रुपए के 20 और फोटो से फोटो मिलाना हमने सीखा था। वो दिन भी क्या दिन थे, मिट्टी के घर हमने बनाए थे, दिवाली पे फोड़ दिए थे। वाह, ये सबसे अच्छा। क्या हमारे कोई इसमें कोई ऐसा खेल था जिसमें हम बिगड़ सकते हैं? नहीं बिगड़ सकते। वो दिन भी क्या दिन थे
पहले तो हमने अपनी स्लीपर चल चल के घिस दी, और उसके बाद में भी नहीं घिसी तो उसका पहिया बना के गाड़ी बना के चलाते थे। वो क्या दिन थे। आज के बच्चे खेलते हैं, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई पबजी खेलता है, कोई कब्जी खेलता है, भगवान जाने क्या क्या खेलता है नहीं। और वो एक ही बात कहते हैं, काट दे, मार दे, छाड़ दे, कट 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 उड़ा दे। और मैं कहता हूं आजकल जब से ऐसे गेम चले हैं, हर बच्चा मारने काटने में लगा हुआ है। यही मैंने आपसे बात की कि सबसे पहले क्या बेटा, इनहिबिट कर देना इमरजेंसी रिस्पेक्टर को। फ्यूचर में होने वाली इमरजेंसी कंडीशन को पहले से रोक देना किस में आता है बेटा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है। यदि कोई बच्चा यदि बचपन से यदि उसको नहीं रोका गया, उसका दादाजी हुक्का पीता है और कह रहा ले बेटा आज तो एक घूंट लेके देख ले हुक्के की क्या आएगी, मैं कहता हूं आगे आने वाले समय बेटा हुक्का पिएगा ही पिएगा। यस, और मैं कहता हूं यदि किसी दिन यदि दादाजी ने हुक्का पिया और बच्चे ने गलती से उस हुक्के को पकड़ के पीने की कोशिश की, उसी टाइम पे दादाजी ने यदि कनपटी पे 2 लगाई होती, वो बेटा कभी हुक्का नहीं पीता। यदि खांसी के नाम पे लाल ढक्कन गर्म करके नहीं दिया होता तो आज मेरे देश में 90% पियक्कड़ नहीं होते। दैट इज उसका इन्वायरमेंटल की वहां का माहौल खराब हो जाता है, वहां की सोसाइटी खराब हो जाती है और इकोनॉमिक स्टेटस भी चला जाता है। इन तीनों को बचाने के लिए बेटा पहले से क्या कर देना, इमरजेंसी कंडीशन को इनहिबिट कर देना। मेरे देश में एक दवा बहुत अच्छी बिकती है जिसका खरीदने वाले का सब कुछ बिक जाता है और बेचने वाले के सब कुछ पैदा हो जाता है। यही है जब छोटा बच्चा होता है उसको हार्मफुल लाइफस्टाइल से, भाई बचपन में उसको पता नहीं है, बचपन में उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो उसको क्या करना, हार्मफुल लाइफस्टाइल से डिस्करेज करना और क्या करना बेटा यहाँ पे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। किस में आता है बेटा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है। यदि किसी से कहा आपने भाई आपके मोटापा को कम कर लो, क्या कहा, मोटापा कम कर लो, अभी आपकी एज बेटा 10 साल की भी नहीं है, 15 साल की नहीं है, जॉकिंग शॉकिंग स्टार्ट कर दे। दैट इज आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात की है। कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने वाले को मैंने कहा भाई साहब स्मोकिंग करना बंद कर दे नहीं तो लंग्स कैंसर हो जाएगा। दैट इज कौन सी बेटा पे, प्रीमोडियल की मैंने आपसे बात समझ में आई। जब जब कोई डिजीज फैलती है कम्युनिटी के अंदर, जब जब कोई कम्युनिटी के अंदर डिजीज फैलती है तो उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, तो डिजीज अभी कम्युनिटी में आई नहीं है। प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का कम्युनिटी में फैलने से पहले, डिजीज के होने से पहले, और डिजीज के होने से पहले वाला जो फेज होता है बेटा कौन सा होता है, प्रीपैथोजेनेसिस होता है। कौन सा होता है, प्रीपैथोजेनेसिस फेज होता है। इस प्रीपैथोजेनेसिस फेज में क्या किया जाता है, तो आपने कहना है सर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मेन फोकस जो होता है, इसका जो मेन फोकस होता है बेटा जी वो किस पे होता है, तो पॉजिटिव हेल्थ, प्रोवाइड पॉजिटिव हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मेन फोकस किस पे होता है, तो बेटा जी किस पे होता है, तो आपने कहना है सर पॉजिटिव हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें इंक्लूड किया जाता है, किस किस को इंक्लूड किया जाता है बेटा, तो 2 चीजें यहां पे इंक्लूड की जाती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है नंबर 1, एक होता है बेटा कौन सा, हेल्थ प्रमोशन होता है। बोलो कौन सा होता है, जिंदा हो बोलो, हेल्थ प्रमोशन होता है। सेकंड कौन सा होता है बेटा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। कौन सा होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। अब मैंने आपको बोला है बेटा कौन कौन सा, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो यहां पे बेटा जी हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन आएगा। क्या आएगा, हेल्थ एजुकेशन आएगा। कम्युनिटी में कोई भी डिजीज फैलने से पहले लोगों को बोलना भाइयों बहनों डिजीज फैलने वाली है, इसलिए अपने आप को क्या कर लो बेटा, प्रोटेक्ट कर लो। हम लोगों को समझाते हैं डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, हम लोगों को कहते हैं अपने घरों में पानी इकट्ठा मत होने दो, कूलर के पानी को साफ रखो, एसी में का पानी को क्लीन रखो, क्योंकि बेटा जी वहां पे क्या हो सकता है, मच्छर पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। हमने कम्युनिटी के लोगों को एक साथ समझाया। यह जो दी जाती है बेटा हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन हमेशा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, जबकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस में आता है,
प्रीमोडियल में आता है। बोलो किस में आता है? प्रीमोडियल में आता है। सेकंड होता है कौन सा बेटा यहाँ पे? नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। कौन सा होता है? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? बिहेवियरल चेंजेस की अपन बात कर लेते हैं। और इसी के बाद बेटा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन सुना होगा, आम के आम गुठलियों के दाम सुना होगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस करना, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा हैजार्डियस इक्विपमेंट्स का यूज करना। इलेक्ट्रिकल काम करने वाले लोग अपने प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिकल करंट से बचने के लिए। एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आपका पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बता दीजिए, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि सर ये बता दीजिए कि वियरिंग द हेलमेट बिफोर राइडिंग ऑफ बाइक, बाइक चलाने से पहले, स्कूटी चलाने से पहले हेलमेट को पहना जाता है, सर कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? अगर सर फूटा तो नहीं है? एक्सीडेंट से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए तो सबसे पहले हेलमेट को पहनते हैं। मैंने क्या बोला? इंसिडेंट होने से पहले। तो कौन सा है बेटा यहाँ पे? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना, कौन सा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मिल्क का पास्चराइजेशन करना, कौन सा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमरी। यस, वियर दी सीट बेल्ट बिफोर ड्राइविंग ऑफ कार, अपनी कार को चलाने से पहले क्या पहनना बेटा? यहाँ पे सीट बेल्ट को पहनना। किससे बचने के लिए? फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक चालान। कट जाता तो हंसते नहीं, कटने से बच गए, इसी वजह से हंस रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? सेकंड, अब आपसे कहेगा सर अब हमें ये बता दीजिए कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है बेटा? तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो देखा जाता है, जब डिजीज हो जाती है, क्या हो जाती है? जब डिजीज हो जाती है तो आपने कहना है सर एट अकरेंस ऑफ डिजीज, एट अकरेंस ऑफ डिजीज, एट अकरेंस ऑफ डिजीज। और डिजीज होने को क्या कहते हैं बेटा? पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। बोलो बेटा कौन सा कहते हैं? पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। और पैथोजेनेसिस फेज में क्या किया जाता है? हॉल्ट दी एक्शन, यही लाइन आपको एग्जाम में सेम मिलेगी। एक्शन डेट हॉल्ट्स दी, एक्शन डेट हॉल्ट्स दी प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। डिजीज की प्रोग्रेस को कम करना, यदि कोई डिजीज है तो उसकी प्रोग्रेस को कम करना, मतलब कि सेकेंडरी फेज में क्या होता है? डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिजीज। अब जैसे डिजीज होती है तो क्या किया जाएगा? अर्ली स्क्रीनिंग किया जाएगा। अर्ली स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, अर्ली स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, केस फाइंडिंग, अर्ली स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, केस फाइंडिंग, एंड प्रोवाइड adequate treatment of disease and prevent complication। सीधा बोलना है सर, डिजीज हो जाती है, डिजीज के क्या करना? कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, ट्रीटमेंट देना, जांच करना। किसी भी टाइप की कोई भी जांच का नाम आएगा ना, किसी भी टाइप की कोई भी जांच का नाम आएगा तो आपने बोलना है सर क्या होगा? पे सेकेंडरी। नंबर बोलो, बीपी मेजरमेंट किस में जाएगा? सेकेंडरी। बीपी मेजरमेंट। यदि मैं आपसे कहता हूं सर ईसीजी किस में जाएगा? वाइटल साइन किस में जाएंगे? सेकेंडरी। साइकोथेरेपी किस में जाएगा? सेकेंडरी। और साइकोथेरेपी किसको दिया जाता है? मेंटल पेशेंट को देते हैं। हमको कोई साइकोथेरेपी देता है क्या? नहीं दे सकता। किसको देते हैं? जो मेंटल है। यस, मेंटल कौन है? उसकी तरफ इनको निगाह क्या हुई बेटा? यस, है नहीं? तो आपने कहना सर यस, तो मेंटल पेशेंट को दिया जाता है साइकोथेरेपी। इसके बाद में स्कूल हेल्थ चेकअप को सेकंड क्वेश्चन कहेगा सर स्कूल हेल्थ चेकअप किसमें जाएगा? सेकेंडरी जाएगा। ऐसे यदि जब भी ट्रीटमेंट का नाम आएगा, कॉम्प्लिकेशन से बचाने का नाम आएगा, बोलो 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 कौन सा जाएगा? सेकेंडरी जाएगा। और डिजीज हो जाने के बाद बेटा कौन सा होता है? टर्सरी। तो अपन कहेंगे सर आफ्टर अकरेंस ऑफ
आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिजीज, आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिजीज, या इसे ही कहते हैं बेटा लेट पैथोजेनेसिस फेज। कौन सा? लेट पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। डिजीज का लेट पैथोजेनेसिस फेज को किस में इंक्लूड किया जाता है बेटा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किया जाता है। इसमें सीधा दो ही चीजें याद रखना बेटा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, disability limitations and rehabilitation, disability limitations and rehabilitation किस में आता है? फॉलो अप लेना। और यदि सपोज कीजिए कोई पर्सन के लेग में इंफेक्शन हो गया, हमने क्या किया, उसके इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हमने उसके लेग को एम्पुटेट कर दिया। क्या कर दिया? एम्पुटेट कर दिया। और जैसे लेग को एम्पुटेट किया, उस पर्सन को क्या हो गई बेटा? डिसेबिलिटी हो गई। क्या हो गई है? डिसेबिलिटी हो गई है। और यदि उसको डिसेबिलिटी हो गई है तो हमने क्या किया बेटा? उसको लिमिटेड किया, उसको क्रच वॉकिंग दे दिया, उसको बैसाखी हमने दे दी है। दैट इज क्या बेटा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और उसका फॉलो अप लेना। तो किस में आते हैं बेटा? दोनों किस में आते हैं? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन किस में आते हैं? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मैं आपसे क्या 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूं? आंसर दे पाओगे? अब मन की बात पूछूं, बता पाओगे? चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सर डिजीज के बेसिस पे पूछा जाएगा, हेल्थ एजुकेशन पे पूछा जाएगा, हम सब पे आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं सर ये बताइए, क्वारंटाइन किस में जाएगा बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाता है? क्वारंटाइन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है? सेकंड पूछा जाएगा बेटा लॉकडाउन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? और तीसरा पूछा जाएगा बेटा क्वारंटाइन, लॉकडाउन और तीसरा जो आएगा बेटा वो आएगा आपका आइसोलेशन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? आंसर दीजिएगा। सबसे पहले आंसर दीजिएगा सर क्वारंटाइन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? क्वारंटाइन। अच्छा पहले एनर्जी ले, हाँ यस, क्वारंटाइन प्राइमरी। अरे जब सस्पेक्टेड पर्सन को अलग किया था, उसको डिजीज तो नहीं हुई थी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए कौन सा जाएगा बेटा? क्वारंटाइन प्राइम। लॉकडाउन क्यों? कंफर्म है, क्योंकि डिजीज फैल चुकी है, डिजीज के फैलने को रोकने के लिए किया है भाई। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? लॉकडाउन। आइसोलेशन सेकेंडरी। आइसोलेशन किसको करते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से अलग करना। अगर बीमार है नहीं है, अलग कर दो उसको, दैट इज क्या बेटा? सेकेंडरी। कौन सा है ये? अभी तक यदि कोई ऐसा है जिसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन समझ में नहीं आया हो, बताइए। आम के आम गुठलियों के दाम कौन सा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कौन सा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यस या नो? यदि मैं आपसे कहता हूं सर मुझे ये बता दीजिए कीमोथेरेपी किस में जाएगा? कीमोथेरेपी सेकेंडरी, कीमोप्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी। यस। अब मैं आपसे सेकंड पूछता हूं, मीजल्स का वैक्सीनेशन किस में जाएगा? प्राइमरी। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ना, डिजीज तो नहीं हुई है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया है। वैक्सीनेशन किसी भी टाइप का है, प्रोफाइलैक्सिस किसी भी टाइप का, सबके सब क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जाएगा। थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? आपके पास है नहीं तो मेरे से उधार ले जाओ, है नहीं है? तैयार बैठे ले जाने को, है नहीं है? कसम से शुक्र ऊपर वाले का जिसने एक चीज ऐसी बनाई है जिससे कहते हैं कि न चौर हारे न राज हारे न व्रत बाजम बाल कार वे करते थे नित्य चे, मतलब बढ़ोतरी तदेव चे। शिक्षा वो एक ऐसी चीज है जिसको ना तो भाई बटा सकता है, नहीं कोई चोर चुरा सकता है नहीं है? शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जो जितना डिलीवर करेगा उतना ही बढ़ जाएगा, इसको कोई बटा नहीं सकता। यदि आज ये होता कि कोई शिक्षा को बांट लेता, कोई किसी के दिमाग को यदि बांट लेता, तो कसम से शुक्र प्रत्येक एग्जाम में मैं तो खाली होता, है नहीं? लोग आजकल मेरे पे वशीकरण करवा देते, है नहीं है? सबसे बढ़िया काला जादू करवा देते एग्जाम से पहले। कम से कम 4-5 सब्जेक्ट का टीचर तो अकेला ही है, चलो। तो मेरे हुआ, संदीप सर हुए, हम तो बेचारे जी नहीं पाते।
4-5 सब्जेक्ट उनके पास, 4-5 मेरे पास, हम तो खत्म। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने इस चीज को बांटने का सौदागर नहीं बनाया कोई। यस नो? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बेटा शायद एक थॉट्स आया है, ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है। क्या हुआ यदि साल 2 साल 5 साल निकल भी गए तो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। बोलो भोलेनाथ की जय। अब आ जाइए क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट क्लास आपको कंप्लीट किया था, वही क्वेश्चन है। ईच सब सेंटर शुड कवर दी टोटल पॉपुलेशन। एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है बेटा जी? यहाँ पे ए ऑप्शन 1000 से 3000, 3000 से 5000, 15000 से लेकर 20000, 80000, 1 लाख से लेकर 1,20,000। कौन सा आंसर बेटा जी यहाँ पे राइट हो गया? यस 3 से 5। बेटा नैन्सी क्या कह रहे हैं? ये बी आंसर है। मैंने कल ही तो बताया 3000 पॉपुलेशन। ओ हिली का है। ओके ओके प्लेन। ओके ओके ओ माय गॉड दैट्स माय मिस्टेक। बिल्कुल सही है। कौन सा जाएगा? 3 से 5000। सब बात सब बात सब बात। द टोटल हेल्थ केयर स्टाफ एट पीएससी। पीएससी पे कितने का स्टाफ होता है? कितने का होता है बेटा जी? पीएससी पे स्टाफ कितने का होता है? 10, 15, 20, 25। 10, 15, 20, 25, 15 कितना? हाँ जी पीएससी पे स्टाफ 15 का स्टाफ होता है। सबस नॉट 25। अरे ये तो सीएससी पे होता है भाई। मैंने अभी तो बताया था बेटा सब सेंटर पे 3 से 5 का होता है, 3 से 4 का। पीएससी पे कितने का होता है बेटा? 15 का होता है। सीएससी पे कितना का होता है? 25 का होता है। अभी तो समझाया था, कल ही समझाया था शायद। चलो नेक्स्ट आ जाइए। कॉन्टाजियस थ्योरी ऑफ डिजीज वाट गिवन बाय। क्वेश्चन कहेगा सर कॉन्टेजियस थ्योरी को देने वाले कौन थे? अच्छा एम्ब्रोस पावर किसका फादर है? लिखाया था शायद मैंने आपको। किसका? एम्ब्रोस पावर किसका फादर है? पढ़ाने के बाद में नहीं पढ़ो, कम से कम बेटा माइक्रोबायोलॉजी के 50 से प्लस फादर लिखवाए मैंने आपको। कितने फादर लिखवाए थे? 50 से प्लस होंगे। चलो कोई बात नहीं है। हिप्पोक्रेटस को किसका फादर कहते हैं? मेडिसिन का। ओके। फेस्टोरस ने को किसका फादर कहते हैं? कॉन्टाजियस थ्योरी। क्वेश्चन कहेगा सर कॉन्टाजियस थ्योरी। कॉन्टाजियस थ्योरी का मतलब होता है कि डिजीज का कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलना, और डिजीज का कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलना। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे बेटा जी? यहाँ पे फेस्टोरस थे। कौन से बेटा? पे फेस्टोरस थे। एडर्स बेसिलस किसका फादर है? एंडोसस बेसिलस। यस फिजियोलॉजी एनाफिजियो के होते हैं बेटा। यस अब डी आंसर आप ढूंढ लेना, माइक्रोबायोलॉजी का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको इतना पढ़ाना ठीक है जितना तुम्हारे काम का है ना। कोई ज्यादा पढ़ा देता हूं तो पढ़ते हो नहीं हो। चलो अब देखो मुझे पता है, अब तुम सभी आंसर इसका ए दोगे। क्वेश्चन समझो तो सही। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। जर्म थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? सबसे पहले किसने प्रपोज किया? क्वेश्चन ये पूछा है। जर्म थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, पास्चर कोच या फेस्टोरस? यस कौन सा आंसर जाएगा? इन्होंने पूछा सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तो मेरा आंसर डी गलत है, आपका ए ही सही है। टेंशन क्यों लेते हो? पैसेंस रखा करो, अंतिम चरण तक लड़ते हो। कौन सा आंसर जाएगा? कौन सा? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर वीएम जीपीएस का फादर है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट आ जाइए।
मल्टी फैक्टरल कॉन्सेप्ट, मल्टी फैक्टरल कॉन्सेप्ट तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहानी में आपको सुनाई देता हूं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज नहीं की गई थी, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उनकी अलग अलग क्या थी बेटा, थ्योरीज और सिद्धांत दिए। तो उन्होंने, किसी ने कहा था कि सर किसी को डिजीज होती है तो डिजीज के पीछे जो कारण होता है वो किसी न किसी भूत प्रेत का साया होता है। जिन की बात की थी, गोश्त की, भूत की बात की थी, एविल की बात की, डेविल की बात की, जिसे सुपरस्टिशन की पावर बताई गई, ब्लैक मैजिक की पावर बताई गई, कि किसी भी इंसान को एक डिजीज होती है तो एक काला जादू का साया बताया था, उसे सुपर नेचुरल थ्योरी कहते हैं। WHO कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। उसके बाद में डेवलप हुई थी बेटा 1920 सेंचुरी, 19वीं 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर हुई थी वो हुई थी बेटा कौन सी थ्योरी, जर्म थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उन्होंने कहा था किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज को होने के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को बताने वाले कौन थे, तो आपने कहने से कौन थे यहाँ पे, लुईस पास्चर थे। इसी के साथ में फिर सेकंड जो कहानी आई थी, उन्होंने कहा था भाई किसी भी एक डिजीज को होने के लिए आप किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते, उसका होने के लिए बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसे मल्टी फैक्टरल थ्योरी नाम दिया गया, और मल्टी फैक्टरल थ्योरी के जनक जो माने गए थे बेटा कौन थे यहाँ पे, तो आपने कहना है कौन थे वहां पे, पैटन कॉपर को माना गया था। किसको बेटा पे, पैटन कॉपर को यहाँ पे क्या माना गया, फादर माना गया था। और इसी के साथ में क्या आया था बेटा यहाँ पे, एक ने कहा था भाई किसी भी एक डिजीज को होने के लिए क्या होते हैं, एक चेन सिस्टम वहां पे लागू होता है। जब एक सेल से 2 सेल बनते, 2 से 4 बनते, 4 से 8 बनते, 8 से 16 बनते, 16 32 बनते, 64 बनते, 128 बनते, 256 बनती है, 512 बनते, 1024 बनते, 2048 बनते, 4096 बनती है, और 8092 बनती है। ऐसे बनते 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 जाल बना लेती है। उसे क्या कहते हैं बेटा, मैक मोहन और पग ने इस कहानी को दिया था, जिसे वेव पोजीशन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव पोजीशन थ्योरी कहते हैं। इसी के साथ में उन्होंने कहा था सर एक एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड भी होता है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी किसने दिया था, तो आपने कहना से एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड को सबसे पहले आपने 3 यहाँ पे फैक्टर्स बताए थे, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर एपिडेमोलॉजिकल मॉडल जो होता है, एपिडेमोलॉजिकल मॉडल के नाम से किसे जानते हैं, तो बेटा उसमें टाइम को इंक्लूड किया जाता है। एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, बीच में क्या लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। आगे क्या था, डेवर्स मॉडल आया था। डेवर्स मॉडल ने क्या कही थी बेटा, डेवर्स मॉडल ने कहा था सबसे पहले किसी भी डिजीज को होने के लिए 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, एक तो खुद ह्यूमन बायोलॉजी होता है, इन्वायरमेंटल होता है, लाइफस्टाइल होती है, हेल्थ केयर सिस्टम होता है। लेवल्स और क्लर्क मॉडल आया तो उन्होंने एक बात कही थी कि सर जब भी कोई इंसान कोई डिजीज होती है वो 3 फेज में होती है। कौन कौन सा, प्री पैथोजेनेसिस फेज, पैथोजेनेसिस फेज और लेट पैथोजेनेसिस फेज की कहानी यहाँ पे बताई गई थी। आगे चलते बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या था, पैटर्न कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी देखते हैं। The target of achievement of Millennium Development Goal, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट अचीव कब था, 189 देशों के लोग आपस में मिले, 189 देशों के लोग आपस में मिले। बात थी सितंबर सन 2000 की। उन्होंने डिसाइड किया जो पुअर कंट्रीज है, जो ऐसे देश है जहां पे इकोनॉमिक स्टेटस डाउन है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पे क्या किया था, 189 देशों के लोगों ने एक सबमिशन लागू, मतलब यहाँ पे सबमिट हुआ था। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या दिए थे, कुछ गोल और कुछ टारगेट यहाँ पे दिए थे, जिसमें 8 गोल और 17 यहाँ पे टारगेट रखे गए थे। और उसके माध्यम से जब इन्होंने बोला, गोल और टारगेट जो रखे गए थे, इन्होंने बोला कि सर हमें ये 2000, इसका नाम दिया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसे कहते हैं बेटा शॉर्ट में MDG। क्या कहते हैं इसे, MDG कहते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का जो वादा रखा था, कब तक, 2015 तक का वादा यहाँ पे रखा था। लेकिन जब ये 2015 निकल गया तो ये जब गोल अचीव नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पे बेटा जी चुपके से इन्होंने क्या किया, MDG को SDG में कन्वर्ट कर दिया बेटा। क्या कर दिया, MDG को SDG में कन्वर्ट कर दिया। SDG कब से लागू हुआ था बेटा, 2016 से लेकर और कब तक, 2030 तक। अब यदि आपसे मैं पूछ लूं कि सर अभी MDG चला हुआ है या SDG चला हुआ है, कौन सा चला हुआ है, SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होती है। अभी चला हुआ है हमारे पास क्या, SDG चला हुआ है। पहले क्या था बेटा, MDG। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इसका गोल का टारगेट कब के लिए रखा गया था, बोलो कब तक के लिए था,
2015 कब तक के लिए था? 2015। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड ऑफ आइडेंटिटी मिसिंग केस इज नॉन एज। एक कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले बेटा हेल्थ सर्विलेंस की। हेल्थ सर्विलेंस बेटा, हेल्थ सर्विलेंस आपने सुना होगा, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाएं हमारा घूमना बेकार हो जाता है। हम बड़े एक्साइटमेंट में जाते हैं कि यार आज तो मॉल घूमने चलते हैं, उनको भी बड़ी प्यार से बोलते हैं आज तो घूमने चलते हैं यार, लेकिन वहां पे जहां भी जाएं वहां पे एक ही बात लिखी होती है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। जाए तो कहां जाए, जिधर जाए वहीं सीसीटीवी सर्विलेंस। ये सुनो, इसका मतलब सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? आप कैमरे की निगरानी में हैं, मतलब कि निगरानी में है। ऐसे ही आपको पता है जब कोविड फैला था, कोविड के समय में यह सर्च किया गया था, कोविड के समय में कौन कहां पे कितने सस्पेक्टेड केस है सबको देखो, और कौन कहां पे कितने सस्पेक्टेड केस उनको देखा, खोजा गया, कम्युनिटी बेस ये प्लान चलाया गया और कम्युनिटी बेस में सर्च किया गया, रूटीन रिमाइंडर किया गया, देखो 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 डिजीज के सस्पेक्टेड केस कहां पे है। सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश को, जब तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी सन 2001 में मैं फर्स्ट क्लास में था, सन 2006 में मैं 6 क्लास में था। जैसे ही साल मैंने आपको पढ़ा, जब तक मैंने 2020 तक एक कहानी पढ़ी थी, जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 देश कौन सा है, मेरे भी कान पक गए थे 20 साल सुन सुन के, चाइना चाइना चाइना। मैंने दुआ की, हे मोदी जी कुछ तो ऐसा कर दो कि इसको नाम से मिटा दो चाइना को, और मैं कसम खाता हूं एक चांस मोदी जी ने दिया हमें। चांस क्या दिया? आज सब इतिहास, इतने सालों साल के इतिहास बदल दिया, क्योंकि एक लॉकडाउन ऐसा लगा दिया 2020 का, और 2020 के बाद 21 में जब देखा गया इतिहास को, जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 कौन सा आता है, तो नाम किसका आया था वहां पे? इंडिया का नाम आया। और मुझे तब विश्वास हुआ, कौन कहता है कि हर देश में यहाँ पे विकास नहीं हुआ, हमारे देश में विकास नहीं हुआ। मैं कि उठा के देख लो 2020 का इतिहास, प्रत्येक के घर में विकास हुआ, किसी के मोनू हुआ तो किसी के विकास हुआ। ये सुनो, तो कहने का मतलब यह है बेटा, आज हमारे देश की पॉपुलेशन 146 करोड़ नहीं है, हकीकत तो यह कहती है हमारे देश की पॉपुलेशन 1.48 अरब है। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग अरबों में पहुंच चुके हैं हम लोग। अब आ जाइए बेटा, मैं कहने का मतलब डिजीज के सस्पेक्टेड केसेस को हमने देखा, कम्युनिटी बेस देखा, उसे कहते हैं बेटा ओनली सस्पेक्टेड केसेस को सर्चिंग करना एक्टिव सर्विलेंस होता है। कौन सा होता है? एक्टिव सर्वाइलेंस होता है। क्या होता है बेटा? एक्टिव सर्विलेंस होता है। और एक्टिव सर्विलेंस में देखा जाता है बेटा सर्चिंग करना, खोजो 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 कहां कौन सस्पेक्टेड केस है, और सस्पेक्टेड केस को देखना कौन सा होता है बेटा? सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस में दो ही चीजें आती है, या तो बेटा पॉजिटिव और या डेथ, दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, पॉजिटिव केस को और किसको बेटा जी? यहां पे डेथ इसमें आता है, हॉस्पिटल बेस होता है। सेंटिनल सर्विलेंस में सभी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिसिंग केस जो भी है सबके सब किस में आते हैं बेटा? यहां पे सेंटिनल सर्विलेंस में आते हैं। आपने सुना होगा हुज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डेथ रेशियो ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द कोविड डिजीज। जब कोविड डिजीज फैला हुआ था उस समय हमारे इंडिया में डेथ रेशियो को बढ़ाने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? तो मैं आपको एक सीधा बोलूंगा, यदि ये नहीं होती मीडिया तो हमारे देश में इतनी तबाही नहीं मचती। इनका बोलने का वे सबसे बढ़िया लगा था मुझे। आज की ताजा न्यूज, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज कोविड का मेरठ के अंदर 500 केस पाए गए। मेरठ के अंदर कोविड के 500 केस पाए गए, उनमें से 250 केस नेगेटिव हैं। बचे हुए 250 केसेस में से आपको बड़े ही हैरानी की बात यह है, रूह कांप जाके जब इतने सारे केसेस के नाम सुनते हैं। बचे हुए 250 केसेस में से 150 केस सस्पेक्टेड बताए जा रहे हैं। बचे हुए 100 केसेस में से 50 केस यहां पे पॉजिटिव हैं, और 50 में से सिर्फ 2 की डेथ हुई है। यस और नो?
दादा भाई यूं ही कह देता, भाइयों बहनों टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ एक केस की डेथ हुई है, हम इतना टेंशन लेते क्या? इतना टेंशन दे दिया, इतना टेंशन दे दिया, हमारे हाथ दो दो के हाथों के रेखाएं चली गई। 2020 में मैंने इतने हाथ धोए, रेखाएं चली गई। और मैंने सुना है जिनके हाथों की रेखाएं आधी होती है उनकी किस्मत आधी होती है, पर मत का विश्वास इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी होती जिनके हाथ ही नहीं होते। बोला राधे। मैं सीधा आपसे कहूंगा सर, जिसमें सभी केसेस आते हैं, मिसिंग केस आते हैं, पॉजिटिव केस आते हैं, या जिसमें सभी डाटा लिया जाता है, उसे कौन सा सर्विलेंस कहते हैं बेटा? यहाँ पे सेंटिनल सर्विलेंस कहते हैं। बोलो कौन सा कहते हैं? सेंटिनल सर्विलेंस कहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट आ जाइए बेटा जी यहाँ पे इकोलॉजी। अभिषेक कह रहा है सर 2001 का तो मेरा बर्थ है जब आप फर्स्ट क्लास में थे। सुरेश दर कह रहा है 2001 में मैं 10वीं पास कर चुका, डूब मरना चाहिए, अब तक बैठा है। कैसे ना तू तो यार वास्तव में सुरेश कैसे काम चलेगा? 2001 में 10वीं पास कर ली, तू तो महात्मा गांधी जी के समय का है वे। यस नो, गॉडसे ने तुझे कैसे छोड़ दिया? यस, आ जाइए इकोलॉजी। सबसे पहले बात कर लेते बेटा कौन सा? इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट इंक्लूड। इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजी जो ब्रांच मानी जाती है साइंस की, जो किसमें इंक्लूड किया जाता है किसको? इको मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। इको का मतलब क्या है? आप ढूंढ लो आंसर। कौन सा भाई? इको मतलब इन्वायरमेंट, ये तो ह्यूमन बीइंग अकेला है, इसको हटाओ। रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट हो सकता है, और कहीं यहां भी इन्वायरमेंट पर इम्बैलेंस की बात की गई। स्टडी ऑफ साउंड प्रोड्यूस, इनको दो को हटा दो, दो बच्चे अपने पास। अब मैंने क्या बोला? इकोलॉजी बैलेंस होता है किस किस के बीच का? ह्यूमन बीइंग और, या बेटा जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका और इन्वायरमेंट के बीच के बैलेंस को देखना क्या कहलाता है बेटा? इकोलॉजी कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस को देखना इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर दीजिएगा। ए वैक्सीन इज कॉल्ड ए एटूनेटेड मींस, एटूनेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, नहीं होती। अब की बात भैया पक्का नर्सिंग ऑफिसर है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेटा, सर्विस मैंने मान लिया बेटा। गांधी जी को मैं अपनी पॉकेट में लेके चलता हूं, कैसे भूल सकता हूं? आप उस जमाने के हो। आ जाइए। ए वैक्सीन का एटूनेटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है? सी सी देखो बेटा, एटूनेटेड, वापिस सुनो क्या लिखा है। हमसे गलती कहां होती है इस चीज को समझो। एटूनेटेड, किल्ड को हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। वायलेंस वीकेंड में भी हो सकता है। लाइव एंड पैथोजेनिक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में क्या हो सकते हैं बेटा? लाइव हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं, ऐसे होते हैं। और डी ऑप्शन कहते हैं बेटा इनक्यूबेट इन दी लैबोरेटरी, मतलब कि जिसको क्या किया जाता है बेटा? इनक्यूबेटेड किया जाता है लैबोरेटरी के अंदर। मैंने सीधा सीधा आपको बताया था भाई, क्या बताया था? अब कैसे आंसर चेंज हो गया? मैंने सिखाया था सर, एटूनेटेड का मतलब होता है पैथोजेनेसिटी को रिड्यूस कर देना, उसको वीक बना देना, उसको कमजोर बना देना। वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। पर सी ऑप्शन में तो क्या बोला था? पैथोजेनिक। अगर नहीं भाई, वायलेंस जो होता है उसको क्या कर देना बेटा? वीक बना देना, कमजोर बना देना, डिजीज कॉज करने की क्षमता को खत्म कर देना। क्या कहलाते हैं बेटा? लाइव एटूनेटेड वैक्सीन कहलाती है। कब सीखोगे हुए तुम इतना? यस, आ जाइए बेटा। नेक्स्ट आ जाइए। टू अटेंड टू चिल्ड्रन नॉर्म्स द एनपीआर शुड बी, टू अटेंड टू चिल्ड्रन नॉर्म्स द एनपीआर शुड बी। नर्स, एनपीआर का मतलब क्या? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। दो बच्चों को संभालने के लिए कितनी नर्स होनी चाहिए? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बताइए, दो बच्चों के ऊपर कितनी नर्स को लगाया जाता है? 4 को। यस, एक उसको दूध पिलाएगी, उसको चुप कराएगी, है नहीं है? एक उसकी मालिश करेगी, उसको चांटे लगाएगी। यस, 1 2 3 4।
2 बच्चों पे कितनी नर्स? NPRSO फॉर चाइल्ड क्या कहलाता है? 2 बच्चों पे कितना? तुक्के दे रहे हैं, 2 पे 2 ही होता है बेटा। 2 पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। अरे कब सीखोगे तुम बाबा? चलो कोई बात नहीं। दी न्यूमरेटर इन पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। अच्छा बेटा कोई मुझे बताएगा इसमें न्यूमरेटर का मतलब क्या है? देखिए ये डिवाइडिंग साइन होता है, डिवाइडिंग साइन के ऊपर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं न्यूमरेटर कहलाते हैं, नीचे जो लिखे जाते हैं इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। यस नो? अब मुझे बताइए क्वेश्चन कह रहा है सर पेरिनेटल, पेरिनेटल का मतलब क्या होता है? पेरिनेटल एज होती है प्रेगनेंसी से लेकर गेस्टेशन पीरियड से लेकर डिलीवरी तक का बाद के जो नियोनेटल पीरियड तक का समय होता है। यस, अब इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? मरने वाला बच्चा, या तो जिसका स्टिल बर्थ हो गया हो या नियोनेटल एज में डेथ हो गई हो। किसको इंक्लूड करते हैं बेटा यहाँ पे? फीटस, या किसको बेटा यहाँ पे? नियोनेट। टोटल डेथ ऑफ फीटस या किसकी, या स्टिल बर्थ भी कह सकते हो। यहाँ पे फीटस की जगह क्या आ सकता है? स्टिल बर्थ या नियोनेट। अच्छा इसका डिमोनेटर क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। कितने लाइव बर्थ हुए थे, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है? फीटस कितने थे और नियोनेटल कितने थे? फीटस और नियोनेटल दोनों इंक्लूड किए जाते हैं किसमें बेटा? पेरिनेटल में। और यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में सीधा सीधा हिट हुआ है बच्चा। नेक्स्ट आ जाइए। दी टर्म मोर्बिडिटी मींस, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ABCD, डेथ, इनक्योरेबल इलनेस, सिकनेस, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन। ABCD। अब मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी बी, इनक्योरेबल डिजीज, एक ऐसी डिजीज का हो जाना जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइलाज हो जाना, है ना? तो अब बेटा 2 टर्म होती है, एक होती है मोर्टेलिटी, एक शब्द आता है दिमाग में, पे बोलूंगा नहीं क्योंकि यहां जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे मेजोरिटी जो ज्यादा है वो किसकी ज्यादा है? चौधरी साहब की ज्यादा है। जाट साहब जो होते हैं, जाट लोग, है ना? क्या बोलते हैं? जाट के आगे साहब लगा देता हूँ, थोड़े बुरा नहीं लगेगा। तो एक कहावत है, राजस्थान की एक कहावत थी कि मैंने बहुत पढ़ाए बामण बनिया, एक पढ़ाया था जाट। सालों साल से मैंने क्या किया था? बहुत पढ़ाए थे बामण बनिया, एक पढ़ाया था मैंने जाट। जब लेने देने का काम पड़ा तो वास्तव में उसने कर दिया 16 दूनी का 8। है नहीं है? कितना ही पढ़ा दो। देखो भाई साहब, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी कहते हैं बेटा किसको? डेथ रेट। क्या कहते हैं बेटा इसे? डेथ रेट, मरने वालों की संख्या। बेटा मोर्बिडिटी जब भी आएगी ना, मोर्बिडिटी इसका मतलब होता है सिकनेस। क्या होता है बेटा? सिकनेस नहीं मिलेगा तो इलनेस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? इलनेस। सिकनेस या इलनेस, सिकनेस या। अब तो सही आंसर दे दीजिए, शाबाश। अब बहुत सारे विद्वान क्या होते हैं, पढ़ाने के लिए आ जाते हैं और क्या कहते हैं, मैंने बहुत सौ को देखा है और यूट्यूब पे वहां वहां करते रहते हैं, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, मोर्बिडिटी, बर्थ रेट। कसम से कभी कभी मन में तो ऐसा आता है कहां खड़ा कर दिया इसको। मोर्बिडिटी को बर्थ रेट बता के चले जाते हैं बच्चों को। मोर्बिडिटी का मतलब सिकनेस होता है, इलनेस होता है। चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए। इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस, ऑल द करंट केसेस न्यू प्लस ऑल, या ओनली न्यू केसेस, टोटल हिडन केसेस इन कम्युनिटी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, A B C D, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? देखो बेटा आ जाइए, एक बार टर्म्स को वापस देखते हैं सभी को, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। और जितनी भी एपिडेमोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी आती है, यदि आप चाहते हैं सर सभी टर्म्स को एक बार 2 मिनट में बता दीजिए तो अपना थंब प्रेस कर दीजिए जल्दी से। यस, प्रेस योर थंब इफ यू वांट आई डिस्कस योर टर्मिनोलॉजी ऑफ द एपिडेमोलॉजी।
यदि एपिडेमियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यदि आपको डिस्कस करने तो अपना थंब प्रेस कीजिए जल्दी से। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 एक साथ बोलूंगा, बस सुनते हुए ना। सबसे पहले जब बात की जाती है बेटा, जब भी एपिडेमियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी की बात की जाती है बेटा, सबसे पहला आता है, देखिए नंबर 1 में आपको बोलूंगा आइसोलेशन। क्या बोलूंगा सबसे पहले? आइसोलेशन। सेकंड अपन समझेंगे क्या? क्वारंटाइन। क्या समझेंगे? क्वारंटाइन। तीसरे टर्म में आपको बोलूंगा बेटा कौन सा? एपिडेमिक। नेक्स्ट में आपको बोलूंगा बेटा कौन सा? एंडेमिक। कौन सा बोलूंगा? एंडेमिक। नेक्स्ट में आपको बोलूंगा बेटा कौन सा? पैंडेमिक। नेक्स्ट यदि अपन बोलेंगे बेटा कौन सा? हाइपर एंडेमिक। नेक्स्ट में आपको बोलूंगा कौन सा बेटा? मीजो एंडेमिक। कौन सा बोलूंगा? मीजो एंडेमिक में आपको बोलूंगा। सेकंड में आपको बोलूंगा बेटा कौन सा? हाइपो एंडेमिक। कौन सा? हाइपो एंडेमिक क्या होता है? नेक्स्ट में आपको बोलूंगा सर हेलो एंडेमिक कौन सी होती है? हेलो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? इसी के साथ में आपसे डिस्कस करूंगा सर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड क्या होता है, एक्सोटिक क्या होता है बेटा? एक्सोटिक। इसके साथ में अपन डिस्कस करेंगे इंसिडेंस क्या होता है। इसी के साथ में मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रेविलेंस क्या होता है, प्रेविलेंस क्या होता है। नेक्स्ट में आपको डिस्कस करूंगा सर स्पोडिक क्या होती है, स्पोडिक डिजीज कौन सी होती है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा सर पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं सर पैथोजेनेसिटी किसे कहते हैं, पैथोजेनेसिटी किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूं सर इन्फेस्टेशन क्या होता है, इनफेस्टेशन क्या होता है, इन्फेस्टेशन क्या होता है। इसी के साथ में आपसे डिस्कस करूंगा सर होस्ट क्या होता है, होस्ट। यस, इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा सर जूनोसिस क्या होता है, जूनोसिस। नेक्स्ट बोलूंगा मैं आपको जूनोसिस क्या होती है। इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा प्रोपेगेटेड एपिडेमिक क्या होता है, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक क्या होता है। इसी के साथ में मैं आपको बोलूंगा सर साइक्लिकल एपिडेमिक क्या होता है, साइक्लिक एपिडेमिक क्या होता है। यस, यदि मैं आपसे बोलूंगा सर सेकुलर ट्रेंड्स क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड्स क्या होता है। यदि मैं आपसे कहता हूं सर इंसिडेंस रेट क्या होती है, इंसिडेंस रेट क्या होती है, और भी देख लेंगे कमी रहेगी तो आगे। नंबर 1, यदि मैं आपको सीधा सीधा ये कहता हूं इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से अलग करना, सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी पर्सन, तो आप कहना सर उसे क्या कहते हैं, आइसोलेशन। सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी पर्सन क्या कहते हैं, उसे आइसोलेशन। और क्वारंटाइन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी पर्सन। सस्पेक्टेड पर्सन को मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड के लिए क्या कर देना, अलग कर देना, उसे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे क्वारंटाइन कहते हैं। सस्पेक्टेड को अलग करना क्वारंटाइन होता है, इन्फेक्टेड को अलग करना आइसोलेशन होता है। कोई भी डिजीज क्या हुई बेटा, सडनली आई, अनएक्सपेक्टेड आई, हमें पता नहीं है, फर्स्ट टाइम सीन ए डिजीज इन ए जियोग्राफिकल लेवल, पहली बार कोई डिजीज अपनी कम्युनिटी में आई और कंटिन्यूअसली फैलने लग गई, उसे क्या कहते हैं बेटा, एपिडेमिक। अनएक्सपेक्टेड कोई भी डिजीज आई और फैलने लगे उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक। अब एपिडेमिक का एग्जांपल क्या होगा, तो आपने कहने से सबसे पहले अपने इंडिया में क्या एपिडेमिक हुआ था, जीका वायरस। कौन सा हुआ था, जीका वायरस। कोई भी डिजीज हमेशा कम्युनिटी में प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी बट कैन नॉट स्प्रेड। डिजीज हमेशा प्रेजेंट है लेकिन फैलती नहीं है, डिजीज हमेशा प्रेजेंट है पर फैलती नहीं, उसे क्या कहते हैं बेटा, एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक का छोटा सा एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूं तो आपने क्या लेना है सर, गोइटर। क्या लेना है बेटा इसमें, गोइटर। सिंपल गोइटर जो होता है क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे एंडेमिक में आता है। पेंडेमिक क्या होता है, जब कोई भी डिजीज वर्ल्ड वाइड हो जाती है, चारों तरफ तमाम मचाने लग जाती है, बचाओ बचाओ, जैसे कि कोविड क्या हुआ था, पेंडेमिक हुआ था। यस, एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। जब हाई अमाउंट में लोगों को अफेक्ट करने लग जाती है डिजीज, से हाइपर एंडेमिक कहते हैं। मॉडरेट अमाउंट में कोई डिजीज अफेक्ट कर तो उसे मीजो एंडेमिक कहते हैं। यदि स्मॉल अमाउंट में डिजीज अफेक्ट कर तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को हाइपो एंडेमिक कहते हैं। जब हाई प्रेवलेंस रेट ऑफ डिजीज अकर हो जाती है, और सबसे ज्यादा किस्म होती है बेटा बच्चों में होती है। आप भी किसी न किसी बुआ तो होंगे, अब बुआ नहीं लगते हो किसी के, आपके भतीजे नहीं है,
कुछ तो लगते होंगे, बुआ दीदी कुछ तो। अब जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले छोटा सा बच्चा हुआ, उसकी आंख भी नहीं खोली है नहीं है? और हम सबसे पहले उसकी बुआ उससे मिलने के लिए, हेलो बाबू देखते बुआ आ गया है ना, बाबू की आंख भी नहीं खोली है, बुआ को कहां पे, उसकी माँ को नहीं पहचाना है वो, लेकिन हमने सबसे पहले क्या बोला, हेलो बाबू, है नहीं है? हेलो बाबू बोला, इसका मतलब क्या है? ऐसे ही कोई भी डिजीज आई और सबसे पहले किसको हेलो बोल दिया बेटा, यहाँ पे किसको हेलो बोल दिया? बच्चों को हेलो एंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ड्यूरेशन बिटवीन, किस किस के बीच का? एंटरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर किसी भी माइक्रो का बॉडी के अंदर एंटर करने से लेकर साइन सिम्टम्स होने तक का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेंथ ऑफ टाइम स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज, डिजीज का फैलने का समय जो होता है कम्युनिकेबल पीरियड कहलाता है। विंडो पीरियड में क्या जाता है, तो आपने ऐसे विंडो पीरियड क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर जाने से लेकर जब तक उसकी जांच की जाती है, डिटेक्ट एंटीजन किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, वहां तक का जो समय होता है उसे विंडो पीरियड कहते हैं। कोई भी डिजीज दूसरे देश से इंपोर्ट होती है, डिजीज इंपोर्ट फ्रॉम ए कंट्री अनयूजुअल प्रेजेंट इनटू ए कंट्री, मतलब कोई दूसरे देश से इंपोर्ट हुई थी और अपने देश में क्या हो जाती है, अनयूजुअली प्रेजेंट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोटिक कहते हैं। और किसी भी डिजीज के ओनली न्यू केसेस को देखना, और न्यू केसेस को देखना उसे इंसिडेंस कहते हैं। ओल्ड प्लस न्यू केसेस को देखना उसे क्या कहते हैं? प्रेविलेंस कहते हैं। इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनली किसी भी डिजीज का हो जाना, एक्सीडेंटली होना, ओकेजनली होना, हमें पहले से ऐसा नहीं था पर ऐसी डिजीज फैल जैसे रेबीज, टिटनस और प्लेग हो गया, जो एक्सीडेंटली होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? पे स्पोडिक कहते हैं। पाथवे बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द बॉडी, जिस पाथवे के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है उसे पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। जिस पाथवे के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एग्जिट करता है उसे क्या कहते हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। मतलब इसके बाद में डिजीज की, मतलब कि कोई भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स होना, और डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स का शो होना उसे पैथोजेनिसिटी कहते हैं। किसी भी आर्थ्रोपोड्स के अंदर, किसी भी आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होना बेटा जी? यहाँ पे ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होना, रिप्रोडक्शन होना। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स क्या कहलाता है बेटा? इन्फेस्टेशन कहलाता है। होस्ट की कहानी तो मैंने आपको कल परसों भी बताई थी। होस्ट क्या होता है? एनी एनिमल या ह्यूमन बीइंग दैट अफोर्ड्स द पैलेस फॉर द, यस, फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप का होस्ट होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा? ऑब्लिगेट, डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट और ट्रांसपोर्टेटिव। कल ही बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट अपन कहेंगे से जूनोसिस क्या होता है? किसी भी वर्टिबल एनिमल से, किसी भी वर्टिबल एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज का फैलना, जैसे रेबीज का फैलना, जैसे नो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे जूनोसिस कहते हैं। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज का फैलना, पर्सन से पर्सन में डिजीज का फैलना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलना, जैसे कि HIV, गोनेरिया, सिफिलिस, ऐसी होती हैं, प्रोपेगेटेड होती है। किसी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट पॉपुलेशन की इम्यून पावर का डेवलप हो जाना, उसे क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक कहते हैं। सेकुलर ट्रेंड्स में क्या आना बेटा? किसी भी पॉपुलेशन में ग्रेजुअली चेंजेस आना, और ग्रेजुअली चेंजेस आना क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पे सेकुलर ट्रेंड्स कहलाता है। और बेटा यहाँ पे इंडेक्स केस कौन सा होता है? ये इंडेक्स केस। इंडेक्स केस कौन सा होता है? तो आपने कहना सर इंडेक्स केस जो होता है ना, इंडेक्स केस वो क्या होता है? इंडेक्स केस आपने कहना है सर फर्स्ट केस कम टू द नोटिस ऑफ फिजिशियन। पहला केस जो फिजिशियंस के नोटिस में आता है, तो फर्स्ट केस कम टू द नोटिस ऑफ फिजिशियन, उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स केस कहते हैं। देखो कितनी सी टर्म, मैंने 5-7 टर्म तो आपको ऐसे ही बता दिया, 5-6 तो हो गए होंगे कंप्लीट। तो कितने हैं? 25 हो गए ये? ओ नो, हाउ आई कांट बिलीव दिस। 25 तो कहां है? 25 है? वाओ, देखो कितना सा टाइम लगता है। देखो ये बोर्ड है ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब आप जानो, आपका काम जाना, मैंने अपना भाग उतार दिया बता के। यस, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कौन, इसका आंसर क्या था? ओल्ड प्लस न्यू केसेज, ओल्ड प्लस न्यू केसेज, प्रेविलेंस, ओल्ड प्लस न्यू केसेज और न्यू केसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता है आंसर दे दोगे इसका, तो आप अभी बोला है मैंने ये सेंटेंस आपको, अनएक्सपेक्टेड अक्वेंस ऑफ एनी डिजीज इन कम्युनिटी, क्या
पहली बार किसी भी डिजीज का कम्युनिटी में आना, कंटिन्यूअसली फैलना, क्या कहते हैं उसे? एपिडेमिक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। अब बोलो भाई क्या कहते हैं? जिंदा हो। द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द इनहेलिंग एयर कितना? चलो कोई बात नहीं है। यदि मैं आपसे कहता हूं सर, इनहेलेशन के समय कौन सी गैस सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में जाती है, यदि यह क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में कौन सी गैस जाती है जब अपन सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय कौन सी जाती है सबसे ज्यादा? कौन सी? अगर जब तुम कह रहे हो सर 78%, हम कितने अंधविश्वास में जीते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। अगर नहीं भाई, देखो समझो, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। आ जाइए, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लेते हैं। ये तो है बेटा, सपोज कीजिए आपका इनहेलेशन, मतलब इन्वायरमेंटल की यदि मैं आपसे बात कर लूं तो सेम आएगा, इनहेलेशन। और ये क्या है बेटा, सेकंड कौन सा? एक्सहेलेशन। कौन सा है? एक्सहेलेशन। क्या कम्युनिटी के नोट्स ले आई? अच्छा कोई बात नहीं। देखो बेटा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में जो O2 होती है ना, O2 वो कितनी % होती है? इन्वायरमेंट में O2 कितना %? 21%। नाइट्रोजन कितना %? नाइट्रोजन कितना? 78%। यस। अब कोई यदि मेरे से कहते सर CO2 कितना होता है? 0.04%। अदर गैसेज होती है हीलियम, आर्जिनिन वगैरह जो होती है, यस, हीलियम और आर्जिनिन वगैरह जो होती है, हीलियम एंड आर्जिनिन वगैरह जो होती है, कितना बेटा? 1% में चली जाती है। हमने ये तो इन्वायरमेंट में थी, हमने ऐसे कैसे क्या क्या बेटा जी, यहां पे सभी गैसेस में, इन्वायरमेंटल गैसेस का जो प्रेशर होता है, सभी गैसेस का इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर होता है, तो कितना होता है बेटा? सभी गैसेस का 759 mm ऑफ Hg होता है, सभी गैसेस का। बात समझ में आई? अब यदि मैं आपसे कहता हूं, जब हमने सांस लिया तो ये गैस सभी के सभी ऐसे गैसेज चली जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इनहेल की गई गैसेज में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? आपने बोला सर कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? एक्सहेल की गई गैसेज में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? जब अपन गैसेस को एक्सहेल करते हैं तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में कौन सी गैस बाहर आती है? नाइट्रोजन ही आती है। अगर जो तुमने जितनी लिए, देखो कितना आती है। एक्सहेल की गई गैसेज में नाइट्रोजन कितना होता है? आज तुम्हारी साइंस फेल है भाई साहब। तो नाइट्रोजन जो बाहर आती है कितनी आती है बेटा? 74 से लेकर 78% तक वापिस ऐसे कैसे आ जाती है। CO2 कितना % आती है बेटा? तो आपने कहना है 4% आती है। एक्सहेल की गई गैसेज में O2 कितना % आता है बेटा? 16% आता है। और ये आर्जिन और हीलियम जो आपने लिए थे वो 1% वैसे के वैसे आ जाता है। अब मुझे बताइए सर, इनहेलेशन के समय, एक्सहेलेशन के समय, दोनों समय कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा बाहर आती है? तो आपने ऐसा नाइट्रोजन ही जाती है, नाइट्रोजन ही बाहर आती है। क्यों कंफ्यूज होते हो इतना? जिंदगी में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन से काम चलता है, मुलाकात से काम नहीं चलता है नहीं है? वो गाना भी फेल हो जाता है जिसने किसी ने गाया था, यस नो? अरे कहाँ हो, हरे कृष्णा, कहाँ है? क्या आंसर है इसका? कौन सा आंसर है? सब बातें समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइस कितना? कितना? 85। चलो इसको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका ओपन स्पेस, एक है आपके पास में क्लोज स्पेस।
अब एक तो आप बंद कमरे में डीजे बजा रहे हो, एक खुले में डीजे बजा रहे हो, तो दोनों में फर्क तो होना चाहिए ना। ये तो एवरेजिंग है। चलो आपने आंसर दे दिया। अब मुझे बताइए ओपन स्पेस में कितना डेसिबल? 100। तो बेटा ओपन स्पेस में कितना होता है? 120 से 130 डेसिबल होता है। अब एक खुले ग्राउंड में कितना ही तेज डीजे बजा लो, फर्क पड़ता है क्या? और बंद कमरे में तो मोबाइल की आवाज भी हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग जाती है। क्लोज स्पेस में कितना कितना? 60 तो ले लो साहब। कितना? 85 के समथिंग होता है, क्लोज स्पेस का होता है ये। लेकिन इसको लेके चलते हैं 60 से 85 तक, 60 कम से कम। अच्छा मैं आपसे कहता हूं रेजिडेंशियल एरियाज है, जहां पे लोग आसपास रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज है, तो वहां पे कितना होता है नाइट के समय? चलो नाइट के समय बोल दो, रेजिडेंशियल एरिया छोड़ो, सीधा समझो नाइट के समय कितना लेवल ऑफ नॉइज? 50 से 60। लोगों को सोने तो दे लो कम से कम, है नहीं? हवे क्वेश्चन कैसे काम चलेगा? यस चलो कोई बात नहीं। तो आपका 85 डेसिबल चला गया आंसर। द नॉर्मल ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट शुड बी, इन्वायरमेंट की नॉर्मल ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 20 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 100। ए बी सी डी, ए बी सी डी कितनी होती है ह्यूमिडिटी? पापा मैं जाऊं पढ़वाना? नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? बोलो बेटा कितना होता है? ये तो बोल दो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए ओटी का टेम्परेचर कितना होता है? 18 से 24। उसको माइनस में ले जाओगे ओटी वाले को? रूम टेम्परेचर से नहीं होता है, वो 21 से होता है। +-3 +21 ऐसे करते हैं उसको। 21 से 20, 21 से -3 या माइनस मतलब +3, 21 से किया जाता है। अब आ जाइए, अब मैं आपसे कहता हूं सर लेबर रूम टेम्परेचर कितना होता है? लेबर रूम टेम्परेचर कितना होता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना होता है लेबर रूम टेम्परेचर? पहली प्रायोरिटी देनी है 22 से 26 को। लेकिन सर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 22 से 26 कभी आया ही नहीं है। कितना आया बेटा? बी ऑप्शन पे 26 से 28 आया। थोड़ा सा वार्म रखा जाता है। यदि आपसे कहेगा सर निक्कू का कितना होता है? निक्कू, एनआईसीयू, निक्कू, निक्कू का कितना होता है? 22 से 26। यदि आपसे कहता हूं सर पिक्कू का कितना होता है? मत बताओ। 22 से 25। हॉस्पिटल में जो कैथलैब होती है, कैथलैब में का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 16। कितना होता है? 16। आईसीयू का कितना होता है? आईसीयू 20। कितना होता है? 20। एयर वेलोसिटी क्या होती है हॉस्पिटल की? एयर वेलोसिटी, हवा की गति कितनी होती है हॉस्पिटल में? हवा की गति कितनी होती है हॉस्पिटल में? तो आपने कहना है सर हवा की गति 1 से 3 मील पर आवर्स के हिसाब से होती है। 1 से 3 मील पर आवर्स के हिसाब से होती है। कि सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है सर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हॉस्पिटल में कितनी होती है? तो 40 से 60% होती है। 40 से 60 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। क्या देंगे बेटा? 30 से 60। एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे पढ़ते हैं आज के जमाने में ऐसी चीजें, है नहीं? मैं इतनी सी गुड़िया है, मैं इतनी सी गुड़िया है, वो ऐसे बोल देती है टेम्परेचर को, तो है नहीं, फटाक से बोल देती है। बताओ। चलो आ जाइए नेक्स्ट। अब बैक नहीं गया।
अनडू का ऑप्शन भी नहीं है अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ लैट्रिन इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन ने कौन सी लैट्रिन सिस्टम को चलाया? जो आपने सुना होगा, वो जो पिट खोदे जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, कौन सी? बॉल होल लैट्रिन का यहां पे इन्होंने बात किया था। सीधा आंसर दे लो। नेक्स्ट आ जाइए। विच मेथड्स इज द बेस्ट वन टू दी टीच नर्सिंग स्टूडेंट? नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड्स यहां पे सबसे बेस्ट है? कौन सा? सिंपोजियम, वर्कशॉप, ओनली डेमोस्ट्रेशन नहीं, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। क्या चलता है यहां पे? लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। इससे सीधा कोई हो सकता है क्या? कौन सी? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। कौन सी कमेटी है? कौन सी कमेटी? अरे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी तो मोडालर कमेटी है। अरे जय हो भगवानो, अब मैंने तुमको सिखाया तो था, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान प्यारा नहीं बताया क्या? MHP, एम फॉर मोडालर कमेटी। हिंदुस्तान मतलब हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी के नाम से किसे जानते हैं? मोडालर कमेटी को। मैंने आपसे कहा था बहू है दीवानी, बहू है दीवानी, बहू है दीवानी। तो मैंने आपको बताया BHD, बहू है दीवानी BHD। बी मतलब बोर्ड कमेटी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। तो कौन सा जाएगा बेटा इसका आंसर? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट पूछेगा तो बोर्ड कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछेगा तो मोडालियर कमेटी। ब्रिटिश सरकार के राज में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? उससे पहले बड़े ध्यान से देखिए इसको। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, ये जमाना तो सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के आसमान को देखने से कुछ नहीं होगा। आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो आपको बेटा पहले अपने पंख खोलने पड़ेंगे। कबूतर मत बनो, बाज बनो, बाज। क्या बनो? बाज। बाज बनना पड़ेगा। यस या नो? क्या बनना है? बाज बनना है। आकाश में सबसे ऊंचा बाज उड़ता है। जंगल का सबसे विशाल हाथी, विशाल यानी जानवर हाथी होता है। सबसे ऊंचा ऊंट और जिराफ होता है। सबसे तेज हिरन और चीता दौड़ता है। बदनसीबी यह है कि उसमें से जंगल का राजा किसी को नहीं बनाया जाता है। एक जंगल का राजा उसको बना देते हैं जो कुत्ते के जैसा दिखता है, जिसे लॉयन कहते हैं, शेर कहते हैं। ना भाग सकता है, ना पकड़ सकता है, कुछ नहीं है, तब भी उसको क्या बना देते? जंगल का राजा बना देते। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो है जो किसी के पास नहीं है। जंगल का राजा वो इसलिए है क्योंकि उसके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए यदि आपका राजा बनना है तो वो सीखो जो किसी के पास नहीं, राजा कहलाओ। सबसे पहले उसके पास क्या है? अपना एटीट्यूड। बॉडी नहीं हो तो क्या हुआ? विशाल नहीं हो तो क्या हुआ? है नहीं है? तो वो सीखो। राजा बनने के लिए स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती है। बात समझ में आई? एक बार एक कहानी मेरे दिमाग में आ गई ऐसे, आप कहो तो सुना दूं क्या? सुना दूं क्या? गधे वाली सुनाऊं, हाथी वाली सुनाऊं? गधे वाली। एक बार एक लोमड़ी जो है, एक दिन शेर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। लॉयन जो होता है उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो अपनी लोमड़ी को कहता है, लोमड़ी जा कोई जंगल में से कोई राजा को पकड़ के, उसको जानवर को पकड़ के लेके आ, भूख लगी हुई है। लोमड़ी सबसे पहले जाती है और सबसे पहले जाती उसको गधा मिल जाता है। वो कहती है कि यदि मैं लोमड़ी यदि गधा को ये बोलूंगी कि तुझे राजा साहब बुला रहे हैं, वो कहेगा खाने के लिए बुला रहे, नहीं जाऊंगा। उसने कहा
कि गधा भैया आज जंगल की मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया है कि गधे को जंगल का राजा बनाया जाए, चल तू मेरे साथ, आज तुझे राजा साहब सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। वो लोमड़ी की बातों में आके गधा चल दिया, और जैसे गया सामने, जैसे ही शेर के पास में जैसे जाके पहुंचा, एकदम से शेर ने उस पर हमला किया, सिर्फ उसकी पूंछ पकड़ने में आ गई, उसकी पूंछ टूट गई, शेर उसकी पूंछ को खा गया। बड़ी अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से गधा वहां से भाग गया। वो शेर कहने लगा कि क्या है, वो तो भाग गया, मैं तो फिर भी भूखा हूं, पकड़ के लेके आओ उसको। कि राजा साहब वो कैसे आएगा, नहीं आ सकता है, कि जाओ वापिस। वो वापिस गई उसके पास कि गधा भैया तू कितना पागल है, राजा साहब तुझे सिंहासन पे बिठाने में तू भाग के आ गया। वो कहते तू पागल है, वो तो खाने को आया था सीधा, कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है। उन्होंने सबसे पहले तुझे पता है तेरे पूंछ को क्यों कट किया, जब तू सिंहासन पे बैठे तो बीच में तेरे पूंछ नहीं अड़े, इस वजह से तेरे सबसे पहले तेरे पूंछ को हटा दिया। तू मेरे साथ चल, राजा साहब तुझे वास्तव में सिंहासन पे बिठाना चाहते हैं, तो मेरे साथ चल तो सही। वो वापिस उसके साथ चला गया, लोमड़ी की बातों में आया, वापिस चला गया। जैसे फिर से गया, थोड़ी बातें की, शेर फिर से उस पर झपटा, उसके दोनों कानों को खा गया। वो जैसे तैसे जान बचा के फिर भाग गया। वो कहने लगा कि वो तो फिर भाग गया, उसको वापिस लेके नहीं आया। उसने कहा तू लोमड़ी को फिर भेजा, उसको समझा के ला, आधा ही तो बचा है वो वापिस गई कि गधे भैया वास्तव में तेरे अंदर दिमाग तो बिल्कुल नहीं है, तू हमेशा ये क्यों सोचता है कि राजा साहब तुझे खाना चाहता है। अरे खाना नहीं चाहता है, वो ये देख रहे थे कि जब तुझे सिंहासन पे बिठाया जा, जब तुझे ताज पहनाऊंगा तो कहीं बीच में कान तो नहीं आएंगे, इस वजह से तेरे कान को हटा दिया उसने। तेरे लिए कितना सोच रहा हूं राजा साहब, तुझे पता नहीं चलने देते सिंहासन बिठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने तेरे कान इसलिए हटाए ताकि तुझे मुकुट पहनाते समय बीच में दिक्कत नहीं आए। तो चल मेरे साथ, अब तो तेरे कान भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचे, तो अब मेरे साथ चल। और तीसरी बार जब गया तो उस जंगल के राजा शेर ने उसको कंप्लीट उसको मार दिया। मारने के बाद में उसने उसकी बॉडी को खा लिया, उसका सिर्फ हेड छोड़ दिया, उसका हेड छोड़ के लोमड़ी को पकड़ा दिया कि जा इसका तू यूज कर ले। लोमड़ी ने एक बात कही कि राजा साहब बॉडी तो आपने खा ली, ये इसका दिमाग मुझे क्यों दे दिया, इसका भेजा मुझे क्यों दे दिया। लोमड़ी ने एक ही बात की, शेर ने एक ही बात की, अरे बेबुद्धि की लोमड़ी, तुझे इतना भी पता नहीं है, यदि इसमें दिमाग होता तो ये यहां आता है क्या, इसमें दिमाग है ही नहीं है, इसलिए इसको तू खा ले। यस नो, सेब इसलिए दिमाग उसका खाली था, 3 बार चांस मिले थे जान बचाने के लिए, जब भी नहीं समझा, तो इसके मतलब उसमें दिमाग नहीं है। हे भगवान धरती पर क्यों भेजा, भेजे में नहीं था भेजा। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चला होता है। कई बार ऐसे फेज आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लाइफ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है, कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बचने के चांस खूब मिलते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं बच पाते हैं, अपनी जिंदगी वहीं पे दफन कर लेते हैं। हमेशा लोमड़ी हमेशा अपन को फंसाने में लगी। इसलिए अपने डेस्टिनेशन को मजबूत रखो, अपने डेस्टिनेशन को हमेशा अपनी निगाहों में बसा के रखो। डोंट टेक एनी डिस्ट्रैक्शंस, टारगेट फिक्स रखो। जिंदगी का एक अच्छा सलाहकार आपको एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा सकता है। सब कुछ देन जो होता है ना सलाहकार का होता है नहीं है। मैंने सुबह भी बताया था, आइडियल मत मानो किसी को, क्या मानो, बातें मानो। क्या मानो, बातें मानो। 4 बुकें मत पढ़ो, एक ही बुक को 4 बार पढ़ो, बातें बहुत अच्छी समझ में आई। चले आगे, क्वेश्चन चले आगे। क्वेश्चन कह रहा है सर 1950 से पहले कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। 1950 से पहले कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। बेटा आपने कहना से कौन सी कमेटी थी, भोर कमेटी। कौन सी कमेटी थी, भोर कमेटी का गठन यहां पे किया गया था।
तो मैं आपसे कहूंगा सर बोर्ड कमेटी का गठन किया गया था, कौन कौन सी कमेटी है छोटा सा एक बार बता देता हूं। आप सीधा एक बार ईयर्स याद देख लीजिए बस। आपने लिखना है सर सबसे पहले भाई मेरा छोटा मजाक किया से, भाई मेरा छोटा मजाक किया से। भाई मेरा छोटा मजाक किया से, भाई से बनेगा बेटा बोर्ड कमेटी, इसका बनेगा बेटा एम से बनेगा मुडालर कमेटी, सी फॉर चड्डा कमेटी, एम फॉर मुखर्जी कमेटी, जे फॉर जंगलवाला कमेटी, के फॉर करतार सिंह कमेटी, एस फॉर श्रीवास्तव कमेटी। अब आपने कहना है सर बोर हुई थी 43 में, बनाई गई थी 46 में, बोर हुई थी 43 में, बनाई गई थी 46 में, 59 में मुडाला हुए कंप्लीट हुई थी, 62 में चड्डा आई, 63 में, 65 में मुखर्जी फर्स्ट आया था और 66 में सेकंड आया था, जंगल वाला 67 में आया था, जंगल वाला 67 में आया था, 73 में करतार सिंह आई थी और श्रीवास्तव कब आई थी बेटा 75 में आई थी। ये लो सर, सबके आगे 19 लगा दो, क्या लगा दो 1943, 1946, 1965, 1967, 1973 और 75। सबसे पहले बोर्ड कमेटी का जो गठन किया गया था, बोर्ड कमेटी जो है बेटा, बोर्ड कमेटी को जाना जाता है हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, नेशनल लेवल पे प्लानिंग मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज देती है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज देती है। इन्होंने कहा था ऐसा एक पीएससी होनी चाहिए, 75 बेडेड होनी चाहिए, 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी होनी चाहिए। सेकंड उन्होंने कहा सर जो मुडाला जो बोर्ड कमेटी के जो यहाँ पे क्या थे बेटा जी, यहाँ पे प्रस्ताव थे उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, तो आपने कहना से इसके आगे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का जो काम किया था किसने किया था, मुडाला कमेटी ने किया था। और मुडाला कमेटी कब हुई थी बेटा यहाँ पे, तो अब 1962 में प्लानिंग की गई थी और कब बनाया गया था इसको, सबसे पहले आपने सब 62 में बनाया गया था, 59 में प्लानिंग की गई थी। और जैसे मैंने आपसे कहा सर इसको नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इंक्रीज नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स और एएनएम को बढ़ाने का काम किया। चड्डा कमेटी ने एक ही काम किया था बेटा, किसका काम किया था चड्डा कमेटी ने, तो आपने कहना सर मेंटेन दी फेज ऑफ एनएमईपी नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम को इन्होंने फेज को मेंटेन करने का काम किया। 1965 में इन्होंने क्या किया बेटा, सेपरेट स्टाफ को एनएमईपी और फैमिली प्लानिंग, एनएमईपी और फैमिली प्लानिंग के लिए स्टाफ को सेपरेट करने का काम किया। उसके बाद मुखर्जी सेकंड में जब आई थी तो 1966 में मुखर्जी सेकंड ने किसका काम किया, तो आपने कहना सर मुखर्जी सेकंड ने काम किया था किसका, तो यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट दी बेसिक हेल्थ केयर वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम किया था, बेसिक हेल्थ केयर वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम किया, 10,000 पॉपुलेशन पे किया था। उसके बाद जंगल वाला कमेटी ने एक काम किया था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ दी हेल्थ सर्विसेज, इक्वल डे इक्वल पेमेंट इन्होंने बोला, सेम जॉब सेम पेमेंट इन्होंने बोला, स्पेशल वर्क की कहानी इन्होंने बताई, नो प्राइवेट प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर की कहानी इन्होंने बताई, मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर्स को अपॉइंट करने का जो काम किया करतार सिंह कमेटी ने किया। श्रीवास्तव कमेटी ने बेटा क्या किया, री मेंशन मेडिकल एजुकेशन, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंप्रूव द मैन पावर को इन्होंने बढ़ाने का काम किया था। ये सभी के सभी कहानी किसके बेटा यहाँ पे, ये कमेटीज थे आपके 7 कमेटी जो मैंने आपको सेकंड में कंप्लीट कर दी है। आगे की कहानी देखेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।